हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि साइंस एंड टेक की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 13 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। जानते हैं क्यों रहा न्यूज़ में। देखिए वजह यह है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, इन्होंने रिलीज करी एनुअल इंडिया ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। अब देखिए क्या रिपोर्ट के अंदर क्या देखने को मिला, थोड़ा सा यहाँ पे इसके थ्रू समझ लेते हैं। देखने को मिला कि ये नंबर ऑफ केसेस हैं वो 2.4 मिलियन केसेस हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस के। ये रिपोर्ट करे गए 2019 में, जो 14% ज़्यादा देखने को मिले हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। वही जगह मिसिंग केसेस के नंबर जो हैं यहाँ पे उनमें कमी देखने को मिली। जो गैप है मतलब एस्टिमेटेड और नोटिफाइड इंसिडेंट केसेस का, मतलब हमने एस्टिमेट किया था कि इतना होगा और इतने आए सामने हमारे, तो इसमें ये 2.9 लाख केसेस था एज अगेंस्ट मोर देन 10 लाख केसेस इन 2017। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है। सक्सेस रेट हमें 81% का देखने को मिला है 2019 में। ये सिर्फ और सिर्फ 69% हुआ करता था 2018 में। उसके साथ स्टेट और यूटीएस की रैंकिंग की बात करें, जिसे इंट्रोड्यूस करा गया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन के द्वारा 2020 में। तो बेस्ट परफॉर्मर जो कि लार्जर स्टेट में रही है, मोर देन जिनकी भाई लार्जर स्टेट क्या, जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, उसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्म करा है वो गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने करा है। वही जगह बेस्ट परफॉर्मर जो कि छोटी स्मॉलर स्टेट्स में रही है, जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 50 लाख है, वो उसमें त्रिपुरा और नागालैंड ने बढ़िया परफॉर्म किया है। वही जगह यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में हमारे दादरा एंड नागर हवेली और साथ में दमन एंड दीव, इन दोनों ने भी बहुत बढ़िया अपना प्रदर्शन किया परफॉर्म बढ़िया किया। अब जानते हैं कि कुछ की इनिशिएटिव और कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान जो कि 2017 से 25 तक के लिए चला, ये क्या है? ये प्लान कहता है कि हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे 2025 तक। ये 5 ईयर अहेड है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा गोल 3 क्या कहता है, एसडीजी गोल 3, कि 2030 तक आपको खत्म करना है। हम 5 साल पहले ही कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे। दूसरी बात, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे हम लोग RNTCP बोलेंगे, इसे रीनेम करा गया है एज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, मतलब NTEP के नाम से। अब नाम क्यों बदला गया है? ताकि भाई काम जल्दी से हो सके। ट्यूबरक्लोसिस को हमारे देश के अंदर 2025 तक खत्म करना है। तीसरी बात कि अर्ली एक्यूरेट डायग्नोसिस करी जा रही है ना। पहले से ही अगर किसी बीमारी का पता चल जाता है तो बीमारी आगे इतना नहीं बढ़ती, इसलिए पहले से ही डायग्नोस करा जा रहा है। इसमें ZEHL, ZIEHL, ZEHL नीलसन, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग देख लीजिए, नीलसन, एसिड फास्ट स्टेनिंग, उसके साथ यहाँ फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ये कुछ तरीके हैं जिनसे डायग्नोसिस करी जा रही है पेशेंट्स की जिनको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो पहले से ही पता चल जाएगा, है ना, कि भाई प्री अज्यूम टू बी ड्रग सेंसिटिव। तो अब देखिए पेशेंट जो कि रिस्क पे हैं कि भैया उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो सकती है, इनको भाई डायग्नोस करा जाता है WHO एंडोर्स्ड रैपिड डायग्नोस्टिक लाइक कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के माध्यम से, या लाइन प्रोब ऐसे के माध्यम से, है ना, या फिर ट्रूनैट के माध्यम से, है ना, इन सब के थ्रू। आप कहेंगे मैम ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होती है? देखिए ये जो है होती है एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के माध्यम से टीबी होती है जो रेजिस्टेंस होता है एटलीस्ट एक आइसोनाइज्ड या रिफैम्पिन से, मतलब 2 मोस्ट पोटेंट हैं टीबी ड्रग्स यही हैं। अब देखो इसका मतलब इस तरह से समझो, ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। अब इसमें क्या है सीन कि कहीं पे भी आप पेड़ों में पेस्टिसाइड डालो या एक ही दवाई खाते रहो किसी एक बीमारी को हटाने के लिए, कुछ भी करते रहो, अगर आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस या कहीं पे भी ऐसा कुछ है, कोई भी पैथोजन है, तो होता सीन क्या है ना कि जब एक ही चीज उसको मिलती रहती है तो वो उसके खिलाफ
रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उस चीज से वो नहीं मरता, उसको आदत हो जाती है उससे रहने से। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यही टीबी है कि ऐसे ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो टीबी कॉज करता है, जो इन ड्रग्स के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है। तीसरी बात कि भाई ऑनलाइन नोटिफिकेशन दी जाएगी इन टीबी के पेशेंट की, किसके थ्रू? निक्षय पोर्टल के थ्रू। नाम क्या है देख लीजिए, NIKSHAY, निक्षय पोर्टल। अब इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन जाएगा जो अडॉप्ट करेगा कम्युनिटीज राइट्स एंड जेंडर टूल्स, जिसे डेवलप करा गया है बाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप में। अब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप क्या है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसका एम ये है कि हम ये बात इंश्योर कराएं कि हर एक टीबी पेशेंट को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस मिले। ठीक है, अच्छी डायग्नोसिस, उसको बढ़िया ट्रीटमेंट मिले और ट्रीटमेंट से उसकी ये टीबी खत्म हो जाए, मतलब प्रॉपर क्योर मिलना चाहिए। फाउंड किया गया था इसे 2001 में, और इसका सेक्रेटेरिएट आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखिए, टीबी सैंपल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ये भी और बड़ा बना दिया गया है, सपोर्ट लिया गया है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज का, ताकि भाई देखो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो सके, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज का, टीबी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज तक। ठीक है, तो हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, क्योंकि टीबी को तो हटाना है, हार देनी है। क्लियर है? अब यहाँ समझिए कुछ इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में बात जान लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी घर जैसी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 भी रिलीज करी है। किसने रिलीज करी है? WHO ने रिलीज करी है। अब देखिए इसने क्या पता लगाया, इस टीबी रिपोर्ट 2020 ने ये पता लगाया कि पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक एस्टिमेट मानो तो 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो टीबी की वजह से बीमार हुए 2019 में, और ये धीमे धीमे खैर कम हो रहा है रिसेंट ईयर्स में। अब इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अगर हम इन 4 कंट्रीज की बात कर लें तो इन्हीं ने ही 44% बना दिया है पूरे ग्लोबल टीबी के केसेस का। पूरे वर्ल्ड के जो टीबी केस आए हैं उसमें 44% तो सिर्फ इन 4 कंट्रीज से हैं। और ये सारे की सारी जो चारों कंट्रीज हैं मैक्सिमम ब्रंट कोविड-19 का भी देख रहे हैं, कोविड-19 इंड्यूस टीबी प्रॉब्लम का भी झेल रही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई कोविड-19 से भी खांसी तो आ ही रही है, और क्या हो रहा है। अब देखिए, जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक खतरा है, और ये 3 कंट्रीज जिनके सबसे ऊपर ये बोझा है इन सारे केसेस का, वो हैं भैया इंडिया, चाइना और रशिया, जिन पे ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा बोझ है। देखिए, वर्ल्ड यहाँ पे 2020 का माइलस्टोन तो पूरा कर नहीं पाया टीबी को खत्म करने का, है ना, कि मतलब एंड टीबी स्ट्रेटजी थी कि 2020 में खत्म कर देंगे, और एक्चुअल रिडक्शन जो देखने को मिला वो सिर्फ 9% था। एम था 20% का 2015 से 19 के बीच में, और मेरा कितना पूरा कर पाए? 9% ही पूरा कर पाए। तो ये सब इसने पता लगाया। अब नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल कमिटमेंट्स एंड एफर्ट्स के बारे में। तो पहली चीज तो WHO एंड टीबी स्ट्रैटेजी, ये क्या है? ये है कि भाई 80% रिडक्शन करना है टीबी के इंसिडेंट रेट में, वो नए केस हो चाहे रिलैप्स केस हो, पर 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर। कब तक करना है? 2030 तक करना है, अगर आप कंपेयर करो 2015 के लेवल से। तो दूसरी बात, जो 2020 माइलस्टोन मैं बता रही थी, उनका उद्देश्य ये था कि हमें 20% कमी लानी है। 2025 माइलस्टोन में ये था कि हमें 50% कमी लानी है। तो 20% वाला तो मैंने बता दिया कि सिर्फ 9% अचीव हुआ है। उसके बाद 90% रिडक्शन करना है एनुअल नंबर में, जो टीबी से मौतें हो जाती हैं उसमें 90% तक की कमी लानी है 2030 तक, कंपेयर करके 2015 के लेवल को। साथ में 2020 का जो माइलस्टोन रखा था इसके लिए, वो रखा था कि हम 35% कमी ले आएंगे, और 2025 का जो रखा था उसमें कहा था कि हम 75 मतलब 75% कमी ले आएंगे। कोई भी हाउस होल्ड अफेक्ट नहीं होगा टीबी से, है ना, टीबी फेस कैटास्ट्रॉफिक कॉज से बाय 2020। इनका ये भी मकसद था, जो भी दिक्कत है। खैर, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3.3 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि 2030 तक, 2030 तक एपिडेमिक्स खत्म करने हैं जो एड्स की वजह से आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से होते हैं, मलेरिया से होते हैं, या नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिजीजेस उनकी वजह से होते हैं। हमें हेपेटाइटिस से लड़ना है, हमें वाटर बॉर्न डिजीज से लड़ना है, और दूसरे भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं उनसे लड़ना है। उसके साथ आता है हमारा मॉस्को डिक्लेरेशन टू एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये क्या है?
ये कमिटमेंट है कि हम यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल एक्शन बढ़ाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे ग्लोबल टीबी रिस्पांस की, किसमें, ताकि हम ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर सकें 2030 तक, 2030 तक। तो ये कुछ हमने बात करी। अब कुछ बात हम थोड़ी सी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस को करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये सबसे ज्यादा आपको अगर देखें तो अफेक्ट कहाँ करता है, खांसी आती है ना, तो ये लंग्स में अफेक्ट करता है। ठीक है, ये किसी, मान लो ये लड़का है या बंदा है, ये लड़का क्या है, कोई भी एक इंसान है, और ये दूसरे इंसान में कैसे चला जाएगा, ये खांसने से चला जाएगा, छींक दिया या थूक दिया, सबसे चला जाएगा, इतना कम्युनिकेबल है ना। जैसे कोरोना हो रहा है वैसे ये भी हो जाता है। टिपिकली लंग्स को अफेक्ट करता है, पल्मोनरी टीबी जो होता है वो लंग्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, बट ये कुछ दूसरी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है जो दूसरी ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देगा। अब कुछ होता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये बड़ा खतरनाक हो गया भाई। देखो, ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी क्या है। पहला आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR। ये क्या है, ये ऐसा टीबी है जो रिस्पॉन्स नहीं करता टू एटलीस्ट आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन। मतलब ये सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं, इनको अगर दिया जाए पेशेंट को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा इसमें, समझ रहे हो। तो ये कहलाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। दूसरा आता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। अब ये क्या है, देखो भैया, XDR टीबी क्या है। ये एक रेजिस्टेंस है एटलीस्ट 4, जो एटलीस्ट 4 ऑफ द कोर एंटी टीबी ड्रग्स, जो एंटी टीबी ड्रग्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 4 से ये रेजिस्टेंस होता है। और ये इसमें ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस किसी भी जो फ्लूरो क्विनोलोन्स होते हैं, मतलब जैसे कि आपका ये हो गया, आपका एक तो हो गया लेवो फ्लोजैसिन, और उसके साथ हो गया इसको, मतलब इसी को ही कहते हैं यहाँ पे मॉक्सी फ्लोजैसिन। ठीक है, इन दोनों को से भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है एटलीस्ट। इसके साथ भी एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग, जैसे कि आपका एक आता है एमिकैसिन, उसके साथ एक आता है कैप्रियोमाइसिन, और उसके साथ एक आता है कैनामाइसिन। इनमें से भी एक ऐसा हो सकता है कि एक से रेजिस्टेंस हो। तो मतलब ये तो खतरनाक ज्यादा हो गया, बहुत खतरनाक हो गया, कि मतलब यहाँ तो एटलीस्ट रेजिस्टेंस हो एटलीस्ट 4 जो कोर एंटी टीबी ड्रग है उससे भी है, और उसके साथ एटलीस्ट एक तो इन तीनों इंजेक्टेबल से भी है। ये ज्यादा खतरनाक हो गया। तीसरा आता है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अब ये TDR टीबी क्या है। ये टीबी जो है, जो रेजिस्टेंस हो सारे ही जो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स हैं, जो भी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन टीबी ड्रग्स है, सबसे रेजिस्टेंस जो हो दिखा दे तो वो टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाता है। और इंडिया ऐसी कंट्री जिसमें हाईएस्ट टीबी बर्डन है हमारे देश के ऊपर। देखिए हर मतलब दूसरे इंसान को तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारी पॉपुलेशन को हमारे ट्यूबरक्लोसिस है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019 के हिसाब से बताया गया है ये बात। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है, इसने कहा कि भाई इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा बर्डन टीबी का है, बहुत ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है पोलियो के बारे में। समझते हैं क्या हुआ, क्यों रहा न्यूज में। देखिए वजह यह है कि रिसेंटली WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई करा अफ्रीकन रीजन फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो। अफ्रीकन रीजन को कह दिया कि अब ये वाइल्ड पोलियो से फ्री हो गया है। क्या है समझते हैं, थोड़ा सा जानेंगे हम न्यूज के बारे में और बातें। देखिए सर्टिफिकेशन के लिए सारी कंट्रीज जो कि WHO रीजन के अंदर आती हैं, उन्हें ऐसा करना होगा कि 3 लगातार सालों तक के लिए, लगातार 3 सालों तक के लिए कोई भी वाइल्ड पोलियो का केस नहीं आना चाहिए, तब कहे जाएगा कि हाँ सर्टिफाई करा। और कोई भी सिंगल कंट्री अगर बताएं तो यहाँ पे नो सिंगल कंट्री कैन बी सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री। अब ये समझो, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो पोलियो फ्री हो गई हो। ठीक है, पोलियो फ्री नहीं हुई है, वाइल्ड पोलियो जो है यहाँ पे फ्री रीजन हुआ है, पोलियो फ्री नहीं हुई है। अभी अगर मैं बात करूं तो जब WHO की जो 6 रीजन है उसमें से 5 रीजन एक्सेप्ट ईस्टर्न मेडिटेरियन। ईस्टर्न मेडिटेरियन में क्या क्या आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ईस्टर्न मेडिटेरियन को छोड़ के बाकी जितने 5 रीजन है WHO के, वो सारे के सारे फ्री हो गए हैं वाइल्ड पोलियो वायरस से। और इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ WHO में, WHO के अंदर जो इंडिया आता है, हमारा देश आता है, इसने पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन 2014 में ही पा लिया था। तो ये बहुत अच्छी खबर है।
ठीक है। अब देखिए रीजन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कब किसको सर्टिफिकेशन मिला, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे जो WHO अफ्रीकन रीजन है उसको मिल गया था 2020 में, जैसे कि अभी मैंने आपको खबर बताई। उसके बाद WHO रीजन ऑफ अमेरिकन को 1994 में ही मिल गया था, बहुत पहले की बात है। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन को 2014 में मिल गया था। WHO यूरोपियन रीजन को 2002 में मिल गया था। और WHO वेस्टर्न पैसिफिक रीजन को 2000 में मिल गया था। लेकिन वही जो हमारा ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन बचा ना, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला, इसको अभी तक नहीं मिला है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ जान लेते हैं। देखिए WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग EUL, ये पता है क्या है? देखिए WHO ने यहाँ पे ऐड करा एक नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। इसे माना जा रहा है कि काफी यूजफुल वैक्सीन है, काफी अच्छी है, जिसे पोलियो वायरस VDPV, ठीक है, VDPV के स्ट्रेन से निकाला गया है टू इट्स EUL, मतलब यहाँ पे इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर। अब देखिए इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ये एक रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है ना। ये मतलब यहाँ पे रिस्क बेस्ड प्रोसीजर होता है एक्सेस करने के लिए, लिस्ट करने के लिए जो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन है उनको ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कि पोलियो और कोविड। अभी समझो इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसीजर है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। समझो नाम क्या कहता है कि मान लो ये ऐसा है कि हाँ रिस्क है, ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जैसे पोलियो या कोविड, एकदम से कुछ ऐसा आ गया, तो यहाँ पे ठीक है एक्सेस कर लो या लिस्ट कर लो अनलाइसेंस्ड वैक्सीन को भी, समझे। जैसे अभी बात करें, अगर एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, अभी जो जो इंजेक्शन बड़ा ज़्यादा फेमस चल रहा है ना, रेमडेसिविर, तो ये ऐसा ऐसा कुछ समझ लो। हालांकि इसको बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर नहीं ले सकते हैं, कुछ कुछ आप रिलेट कर सकते हो। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये सारी जो मेडिसिन हैं, वैक्सीन है या डायग्नोस्टिक है, इनको फटाफट से जो है अवेलेबल कराया जाए। और ये इंट्रोड्यूस करा गया था वेस्ट अफ्रीका इबोला आउटब्रेक में 2014 से 16 के बीच में जो चला था, समझ गए। अब देखिए कुछ बातें हम यहाँ पे पोलियो के बारे में समझते हैं। देखिए पोलियो है क्या? पोलियो पोलियो माइलिथिस ये एक काफी ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है। यहाँ पे 3 तरह के आपके वाइल्ड पोलियो वायरस देखने को मिलते हैं। एक है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। अब सिर्फ टाइप 1 पोलियो वायरस जो है ये सर्कुलेशन में रह गया है, बाकी टाइप 2 और टाइप 3 जा चुके हैं, ठीक है। पोलियो का कोई इलाज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इम्यूनाइजेशन से ही रोक सकते हो। बचपन में होता है ना 2 बूंद जिंदगी की, तो यही से ही आप रोक सकते हो। यहाँ पे 2 तरह की वैक्सीनेशन होती है पोलियो के अगेंस्ट में, इस पोलियो वायरस के अगेंस्ट में। एक होती है, दौर से समझिएगा, एक होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब इसमें क्या है इनएक्टिवेटेड, इसका मतलब कि जो पोलियो का वायरस है उसे मार दिया गया है, किल कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, इनएक्टिवेटेड है। और उसके बाद इससे वैक्सीन बनाई गई है, ये इम्यूनिटी देती है हर तरह के स्ट्रेन को, जो पोलियो का हर तरह का स्ट्रेन है सबके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी आपको दे देगी। अब दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ओरल पोलियो वैक्सीन में क्या है, इसके अंदर लाइव वायरस होता है वैक्सीन के अंदर, लेकिन बहुत ही कमजोर फॉर्म में होता है, बहुत ही वीक हो जाता है, असर करने लायक नहीं होता। जब एक बार बच्चे को वैक्सीन लगती है तो ये वायरस वहां पहुंचा, इसने रेप्लिकेट करा खुद को, और इससे क्या हुआ, इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ और इस वायरस को मार गिराया। अब देखिए हालांकि होता क्या है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जो वैक्सीन का वायरस है जेनेटिकली ऑल्टर हो जाता है रेप्लिकेशन के टाइम पे, मतलब जब ये हमारे राइबोसोम्स में गया, फोटोकॉपी हुई इसकी और ज़्यादा जो है रेप्लिकेट हुआ, तो ये कुछ ऑल्ट्रेशन इसमें आ जाते हैं, कुछ चेंज आ सकते हैं। इसी को बोलते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, समझे। अब ये VDPV क्या था, वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस ये था। और ये एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। ये बच्चों में देखने को मिलते हैं जिनके अंदर कुपोषण है, मतलब इम्यून डिफिशिएंसी है, अब बेचारे नहीं रेजिस्ट कर पाए चीज़ों को, या ऐसी पॉपुलेशन जिनका इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, वहीं पे आप देखेंगे। और रिसेंटली WHO की रिपोर्ट ने दिखाया कि ये केसेस बढ़े हैं ऐसे वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस में। अब समझ में आई पूरी कहानी। अब कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो कि इंडिया से खत्म हो चुके हैं? एक है यॉस, पढ़ा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, है ना, सुना है क्या, कमेंट में बताइएगा। यॉस, पोलियो, गिनिया वॉर्म, स्मॉल पॉक्स, उसके साथ क्या है, मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनस जो हो जाता था, ठीक है, ये सब इंडिया से खत्म हो चुके हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। अभी जानते हैं ना, बड़ा न्यूज में रहा था। जानते हैं क्यों न्यूज में रहा था? न्यूज में रहने की वजह ये थी कि सेंट्रल टीम्स को यहाँ पे भेजा गया कि आप जाइए, देखिए, केरला के अंदर जाइए, हरियाणा के अंदर जाइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर जाइए और देखिए जाके किस तरीके से वहाँ पे कितना अफेक्ट हुआ है। मॉनिटर करिए जो वहाँ पे बर्ड फ्लू आया है ना, किसके लिए? एपिडीमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जो भैया वहां पे ऐसा आया है, इसको पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए जाके। तो अब बर्ड फ्लू आया तो जानते हैं कि बर्ड फ्लू के बारे में कुछ बात है। देखिए, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक वायरल डिजीज है जो कंटेजियस है, मतलब फैलेगा इधर उधर, और ये एक चिड़िया से दूसरी चिड़िया में, जानवरों में फैल जाता है। अब माइग्रेटरी बर्ड जो होती हैं, इधर से उधर जो उड़ के आती हैं, इनको माना जाता है कि इन्हीं की वजह से होता है। बाहर से बीमारी ले आई, जैसे चाइना से हमारे यहाँ ले आए ना ये बीमारी, वैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स भी उड़ उड़ के आ गए। उनको कैसे पकड़े? लॉन्ग डिस्टेंस से लेकर आ रही और वायरस को इंडिया में लेके चली आई, यही वजह है। अब कैसे ये फैलता है? ये फैलता है जब लोकल मूवमेंट होता है रेजिडेंशियल बर्ड्स का और पोल्ट्रीज का। अब यहाँ से चली, एक बर्ड को हुआ, अब दूसरी टाँ 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 पहुंची, अब पूरे में फैल गया ये। ठीक है, किस वजह से होता है? होता है ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स जो होती है ना, जैसे मुर्गा उर्गा, चिकन्स, टर्कीज, इनको अफेक्ट करता है। और जो पानी वाली बर्ड्स होती हैं, एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, ये प्राइमरी नेचुरल रिजर्वॉयर होती हैं, ज़्यादातर सब टाइप्स की जो इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं। अब देखो कहाँ से आया है ये, इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लुएंजा वे वायरस को, सॉरी, इन्फ्लुएंजा ए वायरस को आप क्लासिफाई करते हो एवियन इन्फ्लुएंजा के तौर पे। अब कहाँ से आया है ये डिपेंड करता है। तो अब किस तरह से करते हो, ये बड़ा आपको नाम सुने सुने से लग रहे होंगे। एक होता है H5N1, एक होता है H9N2 वगैरह वगैरह, है ना, वीजा लग रहा है जैसे। ठीक है, उसके बाद भाई स्वाइन इन्फ्लुएंजा होता है, जिसे H1N1 कहते हैं। ठीक है, उसके बाद H3N2 कहते हैं। दूसरे तरीके के और एनिमल इन्फ्लुएंजा वायरस चलते रहते हैं। अब अगर इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस को बात करें, तो ऐसे टाइप ए वायरस को क्लासिफाई करा गया है इनटू सब टाइप में यहाँ पे क्लासिफाई करा गया है टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वायरस सरफेस प्रोटीशन। अब यहाँ पे प्रोटीन मतलब यहाँ पे है कि सब टाइप में कैसे डिवाइड करा गया है कि भैया देखो, जो वायरस के अंदर कैसा सरफेस प्रोटीन है उस बेसिस पे। अब कोरोना के बाद तो अब सरफेस प्रोटीन के बारे में तो बहुत अच्छे से जान गए होंगे, है ना। तो इस बेसिस पे अलग अलग वायरस को क्लासिफाई करा गया, सब टाइप उसके निकाले गए हैं। ठीक है, अब इसमें आपका हेमाग्लूटिनिन है, HA जिसे बोलेंगे, और दूसरा है न्यूरामिनिडेज, है ना, स्पेलिंग देख लीजिए, वैसे तो वहां लिखी हुई है। ठीक है, न्यूरामिनिडेज। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगी कि मान लीजिए एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर एक के अंदर HA7 प्रोटीन है, दूसरे के अंदर NA9 प्रोटीन है। समझ गए? मतलब एक के अंदर हेमाग्लूटिनिन 7 प्रोटीन है और दूसरे के अंदर न्यूरामिनिडेज 9 प्रोटीन है। और इन दोनों को ही फिर आप क्या करोगे? डेजिग्नेट करोगे एज सब टाइप ऑफ H7N9। ठीक है, तो इसका आप सब टाइप समझ लो तो ये दोनों आ जाएंगे। ह्यूमन इन्फेक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगर आप मान लीजिए चिड़िया के, जानवर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ जो इन्फेक्टेड है ना, या ऐसे इन्वायरमेंट में चले जाओ जिसमें इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो आप भी चपेटे में आ जाओगे। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ जान ली जाए। देखिए G4 वायरस, तो हुआ क्या कि रिसेंटली एक स्ट्रेन निकला H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस का, एक नया स्ट्रेन सामने आया जो चाइनीज पिग्स को अफेक्ट कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। और इसमें इतना था कि भाई इतना दम था इसके अंदर कि चाइनीज पिग को तो अभी तो कर रहा है, लेकिन महामारी भी फैला सकता है, पैंडेमिक भी ये साबित हो सकता है। भैया पैंडेमिक झेलने की तो हिम्मत नहीं थी। अब G4 चाइना से हर चीज निकल आती है नहीं तो। अब G4 ये एक स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन था, स्वाइन फ्लू का स्ट्रेन निकल गया था, स्वाइन फ्लू नहीं था जो चला था, उसी का एक स्ट्रेन था ये। अब इसके पास मालूम एक चीज क्या और खतरनाक थी कि G4 जो स्ट्रेन था, इसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि बाइंड कर सकता था ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स पे, जैसे कि आपका SARS-CoV-2 वायरस, है ना, ये बाइंड करता है आपका ACE2 रिसेप्टर से ह्यूमन के अंदर। तो ऐसे इसके पास भी था, बच गया, नहीं तो अभी एक और महामारी झेल के परेशान हो जाते। अब चलिए थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में जान लेते हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वही फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है ऑर्थो माइक्सो
वेराइडे, ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है। और यहाँ पे इनके सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट होता है आरएनए जीनोम का। देखिए ज्यादातर ये जो होते हैं ना, सब में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता। जैसे ये भी जो है अपना प्यारा कोरोना जो अब तो हो गया है ना, प्यारा तो नहीं कहूंगी, मनहूस कहीं का, ये इसके अंदर भी ना आरएनए है, ना कि डीएनए, ठीक है, डीएनए नहीं है, आरएनए है। तो तभी तो देखो ना भाई, क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट क्या करते हैं, आरटी-पीसीआर का टेस्ट करते हैं ना, ये तो कहते हैं ना आरटी-पीसीआर। तो ये आरटी का मतलब क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इसको क्या बनाते हैं, पहले डीएनए बनाते हैं तब पता लगाते हैं, समझो, ठीक है। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट है आरएनए जीनोम का। और इन्फ्लुएंजा वायरस ये ट्रांसमिट होता है सबसे पहले किसी ड्रॉपलेट से या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से किसी इन्फेक्टेड पर्सन की, ठीक है, छींक वगैरह से, वही खांसी वगैरह से, वही जो जितनी भी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसी के थ्रू ये फैलता है। अब यहाँ पे 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं। एक होता है टाइप ए, दूसरा होता है टाइप बी, तीसरा होता है टाइप सी और चौथा होता है टाइप डी। अब टाइप ए क्या होता है पहले समझिए। टाइप ए वायरस जो है वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और कई सारे अलग अलग जानवरों को भी इन्फेक्ट करता है। समझ रहे हो, ये जो वायरस है ये ह्यूमन को तो करेगा और उसके साथ अलग अलग जानवरों को भी करेगा। अब जो इमरजेंस है इस नए और काफी अलग तरह के इन्फ्लुएंजा ए वायरस की, जिसके अंदर ये भी एबिलिटी है, नया वाला जो आया है इसके अंदर ये भी है कि ये लोगों को इन्फेक्ट करेगा और कुछ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी तो हो सकता है भाई, महामारी फैल जाए फिर से, पूरे पूरे वर्ल्ड में हो जाए। दूसरे आते हैं टाइप बी। अब इसमें क्या है, टाइप टाइप बी नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंजा बी वायरस जो होते हैं ये ह्यूमंस के बीच में सर्कुलेट करते हैं और सीजनल एपिडेमिक्स ला सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस टाइम पे यहीं पे ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर इलाके में जो है कुछ यहाँ पे सारे ह्यूमंस को अफेक्ट कर दिया, है ना। तो रिसेंट डेटा ये शो करता है कि ये रीजन शोड सील्स ऑल्सो कैन बी इन्फेक्टेड, सील्स भी इन्फेक्ट हो सकती हैं इससे, ठीक है, रिसेंट डेटा हमें ये दिखाता है। तीसरा आता है इन्फ्लुएंजा सी वायरस, है ना, ये दोनों ही, चाहे वो ह्यूमंस हो और चाहे वो पिग्स हो, दोनों को ही अफेक्ट करता है। टाइप सी याद रखिएगा, टाइप सी अफेक्ट करता है ह्यूमंस को भी और पिग्स को भी। बट इन्फेक्शंस बहुत ही लाइट होते हैं, माइल्ड होते हैं, शायद ही ऐसा हो कि रिपोर्ट करे जाए ना, बहुत लाइट होते हैं। और उसके बाद आता है इन्फ्लुएंजा डी वायरस, ये प्राइमरली अफेक्ट करता है कैटल को, ठीक है, और एंड आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट और कॉज इलनेस इन पीपल। मतलब अभी इसको टाइप डी को ये तो नहीं देखा गया है कि ये लोगों में इन्फेक्शन लाता हो, कैटल में लाता है, ये चीज पता है। तो हमने कुछ इन्फ्लुएंजा की A to Z कहानी पढ़ ली। आगे बात करेंगे एड्स के बारे में। तो बात ये है कि न्यूज में यूं रहा भाई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी के हिसाब से इंडिया ये है, देखने में लग रहा है कि भैया ये अपना टारगेट जो है ना कि हम एड्स को खत्म कर देंगे 2030 तक, 2030 तक, तो ये टारगेट ये पूरा नहीं कर पाएगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्यों, क्या है क्यों नहीं कर पाएंगे भाई। ये बात देखिए 2016 की है, जब यूनाइटेड नेशन के हाई लेवल मीटिंग हुई थी एड्स के ऊपर, और इंडिया ने कमिट वहां पे कर दिया था कि हम यहाँ पे एड्स जो एपिडेमिक है इसे हम अपनी पब्लिक हेल्थ जो है भी, जो खतरा होता है इसे हम खत्म कर देंगे 2030 तक, हमने कह आए थे हम वहां पे। अब हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 3.3, इसका उद्देश्य भी क्या है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हमें एड्स को खत्म करना है 2030 तक। अब एड्स का फुल फॉर्म तो जानते ही हैं, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स एक क्रॉनिक, एक लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जिंदगी को हानि, क्षति पहुंचा सकती है, जिंदगी खा सकती है आपकी, ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब HIV वायरस से फैलती है। HIV क्या करता है, HIV बॉडी की जो हमारे पास ताकत होती है ना, एबिलिटी होती है ना, जो हम इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं या किसी बाहर की डिजीज से लड़ सकते हैं, इसे यहाँ पे इससे इंटरफेयर करता है और इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। अब समझो होता क्या है, जब इम्यून सिस्टम ही खत्म हो गया बंदे का तो बंदा क्या करेगा, है ना। अब कोई भी बीमारी होगी उसको लगती जाती और आखिरी में बंदा मर जाता है। तो ये होती है कहानी एड्स की। अब इससे रिलेटेड न्यूज कुछ आपको बताना चाहूंगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिजन और फॉर HIV प्रिवेंशन इसको एड्रेस करा, और इन्होंने यहाँ पे ग्लोबल प्रिवेंशन कोलिजन को बनाया गया था 2017 में,
17 में। इसमें गठबंधन है, मतलब इसमें यहाँ पे कौन कौन है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स हैं, कुछ डोनर्स हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं और कुछ ऐसे इम्प्लीमेंटर्स हैं जो पूरे पूरे ग्लोबल एफर्ट को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कि आप HIV को प्रिवेंट करिए, HIV के प्रिवेंशन को लेके काफ़ी काम करते हैं। ये यहाँ पे इंश्योर कराता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई प्रिवेंशन सर्विसेज यहाँ पे दी जाएं, है ना, ताकि भाई हमारा जो टारगेट था, टारगेट्स ऑफ द 2016 पॉलिटिकल डिक्लेरेशन कि हम एड्स को ख़त्म कर देंगे, उस टारगेट को पूरा करना है, जिसमें ये था कि हम 75% कमी ले आएंगे अपने HIV के इन्फेक्शन में 2020 तक। क्या कह के आए थे लोग कि 2020 तक हम यहाँ पे 75% कमी कर देंगे इन्फेक्शन में HIV से होने वाली, और इसके साथ हम एड्स का एपिडेमिक खत्म भी कर देंगे 2030 तक। ये बातें हम कह कर आ गए हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए कुछ बातें और बता दूं, कुछ की हाइलाइट्स इस स्टडी की बताना चाहती हूँ। तो बात ये है कि एनुअल जो नए इन्फेक्शन आते हैं इस HIV की वजह से, वो सिर्फ 7% रहे हैं 2010 से 17 के बीच में, और नेशनल टारगेट हमारा ये था कि हम यहाँ पे 75% डिक्लाइन कर देंगे 2020 तक। दूसरा ये, तो भाई आप समझ रहे हैं ना, दूसरा ये कि लोग जो HIV और एड्स के साथ रह रहे हैं ये करीब 2.1 मिलियन रहे 2017 में। और तीसरी बात ये कि स्टेट जिन्होंने सबसे ज़्यादा, जिनके पास ये पीपल लिविंग विद HIV और एड्स है 2017 में, वो एड्स एक महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है। अब ये भी है कि नए HIV इन्फेक्शंस बढ़े हैं लो बर्डन स्टेट्स में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम वगैरह में देखने को ये मिला है। तो ये स्टडी ने यहाँ पे हाईलाइट करा। बात करेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, समझते हैं। इसके अंदर पहली जो बात करने जा रहे हैं वो है येलो फीवर के बारे में। तो आइए समझते हैं कुछ बातें। देखिए, रिसेंट स्टडी के हिसाब से ये देखने को मिल रहा है कि जो बर्डन है, जो ज्योग्राफी है इस येलो फीवर की, ये माना जा रहा है कि ये सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका में पहुंच जाएगी। फिलहाल जो अभी वेस्ट अफ्रीका में है, इससे ये सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका तक पहुंच जाएगी बाय 2050। मतलब इससे नहीं, मतलब शिफ्ट हो जाएगा ये बर्डन, यहाँ से हटके वहां पहुंच जाएगी। क्लाइमेट चेंज कुछ वजह है इसकी, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, है ना, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है। और येलो फीवर क्या होता है पहले ये समझिए। येलो फीवर एक अक्यूट वायरल हैमरेज डिजीज होता है, जो मस्कीटोज से होता है, मच्छरों से होता है, जो कि एडीज बिलोंग करते हैं, एडीज और हेमोगोगस स्पीशीज से। अब येलो क्या है, येलो नाम दिया गया है, ये जॉन्डिस होती है ना जो कुछ पेशेंट को अफेक्ट कर जाती है, तो ये जॉन्डिस के नाम पे येलो दिया गया है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं बुखार आता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाता है, मसल पेन होता है, नौसिया है, वॉमिटिंग होती रहेगी, फटीक लगेगा, ठीक है, ऐसी कुछ हालत होती है। वायरस एंडेमिक है, मतलब सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में अफ्रीका की और सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बच्चों देखने को मिलता है। वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ बिल्कुल है, और एक डोज अगर आपने लगवा ली येलो फीवर की वैक्सीन तो सफिशिएंट होगी, है ना, आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन रहेगा। साथ में WHO ने लॉन्च करा है एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक्स स्ट्रेटेजी, 2017 में WHO ने लॉन्च करी थी। और आखिरी में कुछ कदम जो कि एड्स को हटाने के लिए उठाए गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 24, जो कि HIV और एड्स और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए है। प्रोजेक्ट सनराइज लाया गया था, जिसे एड्स को प्रिवेंट करना है 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे। और आखिरी में एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सर्विसेज, किसके थ्रू, संपर्क मिशन के थ्रू। तो ये हमने कुछ बात करी पूरी कंप्लीट इस टॉपिक के बारे में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देखने के लिए सिर्फ आईएएस का पेज लाइक करें, यहाँ पे आपको एक डेली क्वेश्चन मिलेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको कैसा लगा। साथ में आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके पर्क्स का आनंद लें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।